Hello everybody. Once again a very good evening to all of you and thank you so much विकास भैया for the wonderful insights and शायद विकास भैया की जो चीज़ें थी एंट्रेंस स्पेस सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड एनर्जीज़ और मैं शायद उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर जाऊंगी. वो आपके स्पेस पे वर्क कर रहे हैं, मैं आपके माइंड पे वर्क करूंगी. सो एवरीथिंग बिकन्स फ्रॉम वन सेल्फ. पहले आप अंदर चेंज करोगे फिर आप बाहर चेंज करोगे. सो आई थिंक वी ऑल बोथ ऑफ अस आर बिलोंगिंग टू द सेम फील्ड, द फील्ड ऑफ चेंज. सो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम एनर्जी लेवल, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, क्योंकि ये तीन ही लैंग्वेज है जो पूरा ब्रह्मांड समझता है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. तो हमें पहले इस स्पेस की एनर्जी को बढ़ाना है. उसके लिए लेट्स गेट इनटू अ लिटिल एनर्जेटिक जोन. म्यूजिक प्लीज. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज गेट अप, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. पाँव सीधा करें, बैक सीधा करें, थोड़ा जुम्बा करें. दीपक भैया नोज एवरीथिंग बिगिंस विद अ डांस. डोंट सिट. मैंने तो बोला ही नहीं बैठ जाओ. मैंने तो बोला ही नहीं बैठ जाओ. प्लीज गेट अप. थैंक यू. ये तो था, हमने अपने एनर्जी को एनहांस किया. एंड नाउ एज इवन विकास भैया सेड, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स क्लैप फॉर आवरसेल्व्स. जितनी तेज ताली उतना ज्यादा सेल्फ लव. चलो मैंने मान लिया कि मेरा सेशन तो अच्छा हो गया. थैंक यू. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा लंबा है, हर एक अल्फ़ाबेट सबका डिफरेंट होता है, सबकी राइटिंग डिफरेंट होती है. सो आई थिंक आई हैव अ लॉट टू कवर. प्लीज सिट डाउन, हैव योर सीट्स. थैंक यू सो मच. जिसने सैंपल लिखा है वो मेरे साथ साथ एनालाइज कराएंगे थ्रू दी. वो सुधार खुद में लाना है, बाजू वाले में नहीं. सो हियर गोज स्ट्रोक्स एंड लूप्स, द इम्प्रिंट्स ऑफ योर थॉट्स. ये हमारे राइटिंग का एक इम्प्रिंट है, स्ट्रोक्स लूप्स. आगे हम देखेंगे राइटिंग में और क्या क्या नज़र आता है. सो टू स्टार्ट विथ, व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी? निशान स्लाइड चेंज प्लीज. व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी? एनीबडी? नाम तो सुना ही होगा मेरे मुंह से कई बार. वेल, I would like to just brief on just very simple term graphology. It is derived from two words, graphe and logy. Graphe होती है आपकी राइटिंग, आपके जो स्ट्रोक्स आप बनाते हो. लॉजी होती है हम उन स्ट्रोक्स को स्टडी करते हैं. सो दैट इज़ ग्राफोलॉजी. बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ दी जो आपकी हैंड राइटिंग है, दैट इज़ द इम्प्रिंट्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस सबकॉन्शियस, इससे पहले वाले सेशन में भैया ने बहुत अच्छे से बताया कि वी हैव टू माइंड्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. हम अपनी मैक्सिमम जर्नी जो वी मूव अहेड विद इज़ आवर सबकॉन्शियस पैटर्न्स, जो हमारे लाइफ में बचपन से लेकर आज तक हमारे एक्सपीरियंसेस, बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, परसेप्शंस, दोस्त, एनवायरनमेंट, हर जगह से हम चुनते हैं खुद के लिए. सो दैट इज़ द सबकॉन्शियस पैटर्न्स. कॉन्शियस पैटर्न्स इज जस्ट 5% विच वी यूज़ इन आर लाइव्स, जो हम डे टू डे में करते हैं. हमारे डे टू डे का रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न से आता है. सो हैंड राइटिंग इज बेसिकली द सबकॉन्शियस पैटर्न्स विच यू पुट डाउन ऑन पेपर. हाउ इट वर्क्स? एज आई टोल्ड यू दैट ग्राफोलॉजी वर्क्स ऑन द सबकॉन्शियस पैटर्न्स. तो आपके ब्रेन में सिग्नल्स जनरेट होते रहते हैं कॉन्स्टेंट. व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर होल्डिंग अ पेन, when you're holding a pen, so what is happening is that you are generating certain thoughts in your mind
And when you are writing those thoughts, you are moving your hand upward, downward, left, right. तो ये आपके पैटर्न्स है, इम्प्रिंट्स है जो आप पेपर पे बनाते हो. क्या हर बंदे की राइटिंग राइट जाती है? सबकी राइट जाती है यहाँ पे? वाह, व्हाट सोशल पीपल हो यार. सबकी राइट जाती है? नहीं, यस नो, इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन. और मुझे लग रहा है सोना तो है नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. और खाना तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे. एनीवेज, सबकी क्या राइट एंगल पे जाती है राइटिंग, किसी की लेफ्ट भी जाती होगी. हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे उर्दू तो आई डोंट थिंक एनीबडी राइट्स. सो किसी के भी पैटर्न्स एक दूसरे के पैटर्न से डिफरेंट होते हैं. तो हमारे ब्रेन बेस सिग्नल्स आते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, उसको जब हम पेपर पे जनरेट करते हैं तो हमारा एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, हमारे स्लांट्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई ऊपर की तरफ लिखता है, कोई नीचे की तरफ लिखता है, सबके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं. सो दैट इज़ हाउ ग्राफोलॉजी वर्क्स. इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट. कोई भी एक विचार जो हमारे दिमाग में आता है, द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इन टू अ माइंड इज़ द सबकॉन्शियस थॉट. अच्छा, मैंने इनको देखा, थॉट आया यार ये तो सही नहीं है. समवेयर व्हाट हैपन्स, पहले विचार आया, एक इमोशन आया, मे बी अ इमोशन ऑफ jealousy, maybe an emotion of hatred, maybe an emotion of anything. What will happen is it will convert into your words. आप उसको शब्दों में करोगे. किसी को आपने देखा, अच्छा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले आया वाओ इतना सुंदर लग रहा है या इतनी सुंदर लग रही है, देन यू गो एंड कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल. तो दैट इज़ वॉट कि पहले जो इम्प्रिंट्स आपके दिमाग में आए उसका एक इमोशन जनरेट हुआ. इमोशन जनरेट होने के बाद वो वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं. वर्ड्स एंड एक्शंस, मे बी यू लाइक समबडी, आप जाके किसी को एक फ्लावर दे दिए, दैट्स एन एक्शन. यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग फैंटास्टिक. अरे यार मुझे तो नहीं अच्छा लगता. सो दैट इज़ द एक्शन. वो एक्शन हैबिट में कब बदलती है? एक 21-90 का रूल चलता है. 21 डेज़ लगते हैं हमें कोई भी हैबिट को हैबिट बनाने के लिए, एंड उसको लाइफस्टाइल चेंजेस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी नीड 90 डेज़. सो दिस इज़ 21-90 रूल. आपको मॉर्निंग वॉक जाना है, जैसे मुझे जाना है, तो मेरे को 21 डेज़ एट स्ट्रेच जाना पड़ेगा. वो पॉसिबल नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज मेरे माइंडसेट में नहीं है वो चीज़. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, 21 डेज़ अगर आप कोई काम कंसिस्टेंटली करते हो तो वो एक हैबिट बनती है. वो हैबिट को जब आप 90 डेज़ में कंसिस्टेंटली करते हो तो वो आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट हो जाती है. आपने 21 डेज़ ड्राइविंग करी, थोड़ा ऐसे किया. ड्राइविंग इज़ वन थिंग व्हेन वी लर्न. हम स्टेयरिंग ऐसे भी चलाते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, सब जगह देखते हैं, राइट, आगे पीछे कहीं ठुक तो ना जाए. वी हैव सो मैनी फियर्स, इनहिबिशंस इन आवर माइंड. बट व्हाट हैपन्स, आप कांस्टेंट जब प्रैक्टिस कर लेते हो, आप फ़ोन में बात करके भी आपको पता है कि ड्राइव कैसे करना है, कितनी स्पेस है, आप नापते ही नहीं हो. यू नो वेयर योर कब आपको गियर देना है, कब आपको, इवन व्हेन यू टॉकिंग टू पीपल यू नो कि ठीक है मुझे इस तरीके से ड्राइव करना है. तो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, सब कॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है कि ड्राइव ऐसे ही करना है. सो इट वर्क्स दैट वे. सो देन those habits, when you do it consistently, it becomes your personality या character. किसी को गुस्सा आता है, वो उसकी पर्सनालिटी में है, हो सकता है वो बचपन से बहुत सारे एपिसोड्स हैं तो उसकी वजह से उसको गुस्सा आता होगा. हम उसको सिर्फ एक सब्सटैंशियल फेज़ में जज कर लेते हैं, यार ये तो बहुत गुस्से वाली है. हमें ये नहीं पता होता कि उसके आसपास या उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें, कितने इंस्टेंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से आज जो वो है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इफ़ समबडी से कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड होगा, बट देर आर मैनी इंस्टेंसेस, मैनी एपिसोड्स जो उसकी लाइफ में हुए होंगे, फ्रॉम थॉट टू वर्ड्स. किसी ने उसको ऐसा बोला होगा जो उसको फील किया होगा, किसी ने ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जो विच द पर्सन डिडंट लाइक इट. प्रैक्टिसिंग ऑफ आइसोलेशन मेक लीड टू एटीट्यूड्स. सो दिस इज़ वन थिंग जो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं. आप लोग प्लीज़ अपने अपने हैंड राइटिंग में देखिए और बाजू वाली की राइटिंग में देखिए कि आप लोग के क्या स्ट्रोक सिमिलर हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स क्या एक दूसरे से मैच करते हैं. येस और नो? आई कैन नॉट हियर यू, मतलब आधे लोगों ने सैम्पल नहीं लिखा. नो, वाई? हम बचपन से स्कूल अगर कॉन्वेंट में गए हैं तो हमें एक पैटर्न सिखाया गया है. 10 साल हम उस कर्सिव प्रैक्टिस करते हैं. किसी स्कूल में प्रिंट हैंड राइटिंग होती है तो हम उसको प्रिंट राइटिंग को प्रैक्टिस करते हैं. बट एट द एंड
जब वो बच्चा 10th 11th में आता है, द राइटिंग चेंजेस। ज़रूरी नहीं है कि वो कर्सिव ही कंटिन्यू करे या वो प्रिंट ही कंटिन्यू करे, वो कर्सिव एंड प्रिंट भी प्रैक्टिस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ए अगर आपको ऐसे सिखाया गया है तो आप लाइफ में ए ऐसे ही लिखोगे, आपके ए चेंज हो सकते हैं। वाई? बिकॉज एवरी हैंड राइटिंग इज़ यूनिक, एवरी पर्सन इज़ यूनिक। सो अगर एवरी हैंड राइटिंग इज़ यूनिक एंड एवरी पर्सन इज़ यूनिक, देन वाई डू वी कंपेयर आवर सेल्स विद अदर्स? अच्छा ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है यार, वो तो नहीं बनाती। अच्छा ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, वो तो नहीं पहनती। अच्छा मेरा बच्चा तो 95% लेकर आता है, तू तो 70% लेकर आता है। वाई? एनीबडी? वाई? बिकॉज उसकी कंडीशनिंग वैसी रही होगी। हो सकते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे, सपोज इन आवर लाइफ स्टाइल द चाइल्ड इज़ नॉट सीन अस डूइंग व्हाट वी वर सपोज टू डू। जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे, अगर वो फाइट्स देखकर बड़े होते हैं तो उनको लगता होगा, एक सबकॉन्शियस पैटर्न बनता है कि फ़ाइट्स नॉर्मल होते हैं। एक कहावत कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ को बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, राइट? वाई? क्योंकि वो बच्चे जब वो देखते देखते बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल पैटर्न टू फाइट। हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाइयाँ होती ही रहती है। आपका क्या बन गया वो? बिलीफ सिस्टम। जब वो शादी होके जाएंगे, लड़ाई तो नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ में तो लड़ाइयाँ होती रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उन्होंने अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार से रहते हुए देखा हो एंड विथ care, pampering, the child inhibits the same thing. When they grow into an individual, जब वो माँ बाप बनते हैं, जब अपने लाइफ में जब वो जाते हैं, they follow the same thing, क्योंकि उनके लिए वो मायने अलग हैं। उनके लिए हस्बैंड वाइफ मतलब प्यार। What is the difference? Conditioning. Conditioning जो वो देख कर बड़े हुए हैं, that is what. किसी घर में अगर कोई चीज़ abnormal चल रही है, that is okay for them. बिकॉज वो देखते हुए बड़े हुए हैं, सो दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। सो दिस इज़ वॉट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्स ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो, योर चिल्ड्रन ऑल्सो, योर फैमिली members, your husband, your wife, because everybody has different characteristics, different strengths, different conditioning, different friends, different environment. हम कह देते यार हमें तो बचपन में ये सब कुछ नहीं मिला, तुम्हें सब कुछ दे रहे फिर भी तुम ऐसे हो रहे हो। अरे तुम्हें तो हम दे रहे, तो उनकी कंडीशनिंग में तो वो चीज़ आ रही है ना, हमें नहीं मिला, वो हमारी कंडीशनिंग थी। बट कैन वी कंपेयर आर कंडीशनिंग कि यार हमने तो कभी इंटरनेट नहीं चलाया, तुम भी मत चलाओ, उनको जॉब ही नहीं मिलेगी कहीं, बिकॉज कंडीशनिंग इज़ डिफरेंट। आज वो नीड है तो हम उसको ये डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अग्रीड? अग्रीड? ये चीज़ें हैं जो ग्राफोलॉजी रिवील करती हैं, आपकी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फिनेंसेस, रिलेशनशिप्स, आपके इंटेलिजेंस जोन्स, आप में ईगो कितना है, आप के फ्रेंड्स कितने हैं, आप कितना अलूफ रहना चाहते हो, ये सारी चीज़ें ग्राफोलॉजी रिवील करती हैं। और ग्राफोलॉजी क्या रिवील नहीं करती है इज़ योर एज, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, कि आप इंडियन हो, फॉरेनर हो, व्हाटएवर, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, रशियन हो, इट डजंट रिवील योर नेशनैलिटी। नो प्रेडिक्शंस कि पास्ट में हम ये बताते हैं कि पास्ट में ये ऐसी चीज़ें आई है, इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, बट यू कैनॉट से कि यार हाँ तुम्हारा घर बिका था, तुम्हारे ये चीज़ हुए थे, बिकॉज ग्राफोलॉजी बिलीव्स कि प्रेजेंट में आप अपनी राइटिंग से जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है और वो यूनिवर्स से आपकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ये ग्राफोलॉजी का प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। सो दिस इज़ वेयर वी वर्क विद ग्राफोलॉजी। ये एक डिस्क्लेमर मैंने डाला है क्योंकि कई लोग, कई क्लाइंट्स ऐसे थे मेरे, अच्छा मेरे बेटे के ये चीज़ दिख रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं है। बिकॉज ग्राफोलॉजी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पे आधारित नहीं है, इट इज़ अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे लेटर्स, कई सारे फैक्टर्स। तो ये नहीं कि अगर मैंने बता दिया इसका आई ऐसा है तो ये ऐसा होगा, नॉट नेसेसरीली। उसका आई ऐसा है तो वो कुछ ट्रेट हो सकते हैं उसमें, बट ज़रूरी नहीं है कि आई के साथ हमें और भी अल्फ़ाबेट्स देखने पड़ेंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ऑन द क्लाइंट्स नीड, वी डिसाइड कि हमें क्या क्या चीज़ों को लेना है। बट नॉट ओनली वन कैरेक्टर, वन अल्फ़ाबेट विल डिसाइड कि ये चीज़ करने से ये ऐसे होगा। सो इट इज़ रिटन दैट यू कैन नॉट जज। इंटेंशनल चेंजेस इन राइटिंग, अगर आप जहाँ हो वहाँ खुश हो, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी विथ वेयर यू आर, you know you should not change, I would suggest.
अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि मैं यहाँ फंस रही हूँ, मुझे ये चीज़ करना है, दिस इज़ माई टारगेट, बट देर आर हर्डल्स एंड यू वॉन्ट टू रिमूव दोज हर्डल्स एंड मूव फर्दर, दिस इज़ द वे यू नीड टू चेंज सर्टन स्ट्रोक्स इन योर राइटिंग. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं कवर करूँगी: मार्जिन्स, बेसलाइन, स्लांट्स, साइज, स्पेसिंग, जोन्स, प्रेशर, इंडिविजुअल लेटर्स में ए, ई, आई, ओ, टी एंड वाई. काफ़ी लंबा लग रहा है, बट मैंने अपने तहे दिल से इसको बहुत छोटा करने की कोशिश करी, इतना ही छोटा कर पाई थी. सो आई विल मूव अ लिटिल फास्ट. मार्जिन्स. मार्जिन्स क्या चीज़ें दिखाता है? हेलो हेलो. मार्जिन्स आप देखो, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी लेफ़्ट मार्जिन है. दिस इज़ योर अपर मार्जिन. तो आपकी लेफ़्ट मार्जिन जो है ये दिखाएगा कि आप अपने पास्ट से कितने अटैच्ड हो, आप अपने नोन फ्रेंड्स में कितने कंफर्टेबल हो. आपका जो लेफ़्ट मार्जिन है आपके पास्ट ट्रॉमास, आपकी पास्ट मेमोरीज, इसके बारे में बताता है. राइट मार्जिन जो है, इट इज़ नॉट ड्रॉन ओवर हियर, बट दिस इज़ योर राइट मार्जिन. So this tells you about your future, your risk-taking abilities, your capacity to work and how comfortable you are with unknown people. ये जिनकी लेफ़्ट मार्जिन ऐसी होगी, नैरो होगी, वो ज़्यादातर अपने ही सर्कल में मूव करेंगे. बट जिनकी राइट मार्जिन अच्छा होगा, सो दे विल प्रेफर कि मैं सोशल सर्कल में भी मूव करूँ. दे विल may have a lot of friends. लेफ़्ट मार्जिन में मैंने 3 चीज़ें कवर करी हैं जो बहुत बेसिक है. स्ट्रेट मार्जिन, कईयों के देखा गया है कि ये बहुत स्ट्रेट मार्जिन होती है. जब आप कैसे देखोगे, आप सिर्फ लेफ़्ट मार्जिन को दूर ऐसे पेपर को रख के देखो, जैसे ये आपकी शीट है, जस्ट होल्ड इट अप और जस्ट आप देखो कि लेफ़्ट मार्जिन कैसे जा रही है आपकी. थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप देखो कि आपकी लेफ़्ट मार्जिन कैसे जा रही है. अगर वो स्ट्रेट है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. इनके नियम कानून बड़े पक्के होते हैं. इनको बोल दिया ना कि ये पहन के जाना है, उनके पास नहीं होगा तो वो ख़रीद के चले जाएंगे कि चलो मुझे तो यही पहनना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ प्री डिसाइडेड या दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड टू डू. ये जो लोग होते हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है ये स्ट्रेट मार्जिन से, प्रॉबली इनके पेरेंट्स, स्पेशली द मदर फिगर, माइट हैव गिवन अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द चिल्ड्रन कि तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है. तो वो क्या होता है, उनको वो रूल्स लेने की आदत पड़ जाती है. तो जनरली ये स्ट्रेट मार्जिन में देखा जाता है. फिर वो इतने पक्के होते हैं कि आपके जो भी नॉर्म्स आप दोगे वो उसी के तहत चलेंगे. फिर वो अपना दिमाग कई बार नहीं लगाते, ऐसा बोला है मुझे ऐसा ही करना है. नैरो मार्जिन, ऐसे लोग अपने दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, पास्ट, नेटिव प्लेसेस, इनके बहुत करीब होते हैं. कई बार इस वजह से वो बहुत इमोशनली अनस्टेबल भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो जहाँ पे अटैचमेंट होगी वहाँ पे इमोशनल अनस्टेबिलिटी आएगी. ये जो लोग होते हैं, दे फील वेरी वेरी सिक्योर्ड इन द नोन कॉन्टैक्ट्स. किसी को बोला जाए तुम्हें जाके वहाँ पे मिलना है, अच्छा आप बता दो किससे मिलना है, क्या मैं उसको जानता हूँ, क्या मेरे फ्रेंड्स आएंगे वहाँ पे. सो व्हेन यू आस्क अ चाइल्ड, प्रोग्राम में जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक क्या मेरे फ्रेंड्स आएंगे. नोन कॉन्टैक्ट्स, चेक देयर मार्जिन्स. कुछ लोग होते हैं, दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द पास्ट. ये जो है बाउंड्री, ये थोड़ी दूर होती है जो मेन फ्रेम पेपर है. कैन आई हैव A4 साइज शीट प्लीज. सो वॉट दे डू इज़ अ मेंटल बाउंड्री. दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम थिंग्स, कि उनको ज़रूरत नहीं है. जो A4 साइज शीट है, प्रॉबली 1/8 जब आप फोल्ड करोगे, 8 टाइम्स उसको करोगे व्हेन यू ड्रॉ. सो प्रॉबली दिस इज़ द मार्जिन विच यू गेट, जो हम एक डिसेंट मार्जिन कहते हैं कि लोगों को रखना चाहिए. अगर आपने देखा होगा हमारी स्कूल टाइम की जो कॉपीज़ थी, 4 लाइन कॉपीज़, उनके एक रेड कलर की मार्जिन लेफ्ट में होती थी, ऊपर में भी एक रेड कलर की मार्जिन होती थी. वाई? एनीबडी वाई? बिकॉज वो बताते थे कि ये जो चीज़ है, इससे ज़्यादा अगर पास बच्चा अटैच होगा तो वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा. अगर ऊपर वाला जो मार्जिन है वो हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट दिखाता है, वो मार्जिन, तो वो चीज़ है जब वो बहुत ऊपर चली जाएगी तो वो डिसरिस्पेक्ट की एट्रीब्यूट्स बच्चे में डेवलप हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई जो पहले था वो रेड मार्जिन्स होते थे. एंड रूल्ड लाइंस इसलिए देते थे क्योंकि बच्चों को एक सेट पैटर्न दिया जाता था, ये रूल है, आपको इसी पे लिखना है.
पर फिर भी कई बच्चे ऐसे होते थे ना जो लाइन के ऊपर लिखते थे, लाइन के नीचे चले जाते थे. सो विल कम टू दैट लेटर. हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको रूल शीट दिया जाए तो वो कभी लाइन पे लिखते ही नहीं हैं, वो लाइन से ऊपर ही लिखेंगे. है कोई ऐसे? एनीबडी जो बेस लाइन के ऊपर लिखते हो रूल शीट पे? सब लाइन पे लिखते हैं. वेरी गुड. सो दिस इज़ वाइड मार्जिन. अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है. मार्कर डस्टर. अभी एक बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है बच्चों में खासकर. इफ दिस इज द शीट, एनी सबको दिख रहा है? इफ दिस इज द शीट, बच्चों की मार्जिन फॉर द नेक्स्ट थिंग, बोर्ड रख कर देना. बच्चों ने देखा कि आजकल बच्चों की मार्जिन ऐसे ऐसे जाते जाते ना ऐसे जा रही है. कई बच्चों के आप देखोगे शुरू तो यहाँ से करते हैं, बट जब मार्जिन देने की बारी आएगी ना, ये ऐसे टेढ़ी जाएगी. इट विल रन अवे फ्रॉम द थिंग. बिकॉज मोस्ट बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे फैमिली से दूर जाना है, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना. सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बहुत बच्चों में सबकॉन्शियसली ये पैटर्न डेवलप हो रहा है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द मार्जिन. बट जब वो हॉस्टल जाके आते हैं, कहीं दूर जाके आते हैं, अगर उनके एक्सपीरियंसेस सही नहीं होते, सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो ऐसे दूर जा रहा है, इट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अगेन. बिकॉज सबकॉन्शियसली जो उनके दिमाग में चल रहा था मुझे दूर जाना है, मैं इंजॉय करूँगा या करूँगी, वो चीज़, वो भ्रम टूट जाता है. दे कम बैक एंड दे गेट कि नहीं मम्मी आपके पास रहने से या पापा आपके पास रहने से मैं ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा मे बी कंफर्टेबल फील करता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आज के यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द फैमिली टेंडेंसीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट मार्जिन, अगेन नैरो राइट मार्जिन. कुछ भी आ जाए कर लो, देख लेंगे. 30 लाख का ऑर्डर आ गया, पॉकेट में 10 लाख है, जुगाड़ कर लेंगे, ऑर्डर फाइनल कर दें. एनीथिंग ऑफ रिस्क, इसमें ये लोचा कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे. दीज आर द रिस्क टेकर्स, दे आर फियरलेस. नई चीज़ें होंगी, टेस्ट करेंगे कि चलो ठीक है करके देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान ही तो होगा. ये वो रिस्क टेकर्स हैं जो ज़्यादातर जिनके सक्सेस रेट बहुत हाई होते हैं. ऑन द अदर साइड वाइड, ये बहुत कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं. अगर मैंने ये करा तो ये हो जाएगा, छोड़. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 2 लाख का काम कर लेता हूँ, 8 लाख तो मेरे सेफ़ है, 2 लाख डूबेगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. कोई भी तरीके का चैलेंज आए बहुत जल्दी से फेस नहीं करते, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे. अच्छा मैं ये करूँगा, इतनी मेरी मेहनत लगेगी, तो इसमें मेरे को ये करूँगा, इसमें मेरे को प्रॉफिट इतना मिलेगा. सो देन दे विल डिसाइड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन कि मुझे करना है या नहीं करना. जैसे कई लोग हैं कि ठीक है इवेंट में जाना है यार, इतनी दूर जाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, फिर क्या तो सीखेंगे, खा के आ जाएंगे. विच मार्जिन? वाइड. नैरो, चल गुड़गांव चलते, कोई नहीं, कुछ नहीं सीखेंगे तो एक लाइन ही सीख के आ जाएंगे, ड्राइव ही हो जाएगी, फ्रेंड्स के साथ मस्ती ही हो जाएगी, चिल आउट ही कर लेंगे. सो दे लाइक टेकिंग चैलेंजेस, दे आर ओपन टू न्यू लर्निंग्स. रिस्क टेकर्स. नो मार्जिन. मेरी शीट कुछ ऐसी सी है, लेट मी टेल यू. ऐसे नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी कम है इससे. ये जो लोग होते हैं, दे आर वर्कोहॉलिक पीपल. इनको सुबह उठ के काम 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 काम, रात खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अपने स्पेस में काम करना है. फिर कोई बीच में घुसता है तो यार अभी रुक जा, पहले लेट मी फिनिश दिस, फिर कर लेंगे. सो दिस इज़ नो मार्जिन काइंड ऑफ अ थिंग. दीज पीपल, इनकी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत डिफाइंड होते हैं कि हाँ ठीक है मुझे इस तरीके से करना है, इस तरीके से अचीव करना है. सो दे कीप ऑन वर्किंग. इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ में से कोई एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को ड्राइव कर पाते हैं. वाइट मार्जिन, ऐसे लोग इमेजिनेटिव होते हैं, चारों तरफ वाइट मार्जिन होते हैं. इनको ये रहता है कि अच्छा मैं अगर पार्टी में गया हूँ तो लोग मुझे आकर बोले कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, आउट ऑफ द ब्लू. ओके, इफ़ समबडी डजंट आस्क तो उनको फील होता है कि यार मुझे तो पूछा ही नहीं है. अट्रैक्शन सीकर्स बेसिकली.
सो वो हमेशा वो रहता है कि मुझे कोई ना कोई किसी भी तरीके से पूछे. अगेन आई एम टेलिंग यू, ज़रूरी नहीं कि किसी के वाइड है तो वो ऐसा है ही, क्योंकि हमें और भी ट्रेड्स देखने हैं उसके साथ. इमेजिनेटिव होते हैं, लोनर्स होते हैं. बहुत बार ज़िंदगी में हो सकता है आप उनसे मिलो, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत मस्त बंदा है, बट हो सकता है कि इंटरनली वो अंदर की चीज़ों से बहुत अकेलापन फील कर रहा है, इसीलिए वो वाइड मार्जिन उनकी होती है. सो वी हैव टू सी द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. रूल लाइन, आपको एक लाइन दी गई, उसी पे आप लिख रहे हो, आप डिसिप्लिन्ड हो. डिसिप्लिन्ड क्यों हो? क्योंकि 0 to 7 ईयर्स में जो मदर रही हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, 0 to 7 ईयर्स जो होती है वो मदर का कंडीशनिंग होती है. 7 to 14 ईयर्स में जो कंडीशनिंग होती है वो फादर की होती है. तो 0 to 7 ईयर्स में जितना मदर की कंडीशनिंग है, सारी चीज़ें, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है. 7 to 14 ईयर इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल ईयर, जब आई थिंक बच्चा 8, 9, 7 इस एज में होता है. एंड जितनी बार अगर फादर बोलता है मेरे को टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, यहाँ जाना है, दैट इज़ ऑल इम्बाइबिंग विद इन द चाइल्ड. तो वो आगे क्या करेगा? उसको भी टाइम नहीं है, ही इज़ ऑल्सो बिज़ी. सो दैट इज़ वॉट रिफ्लेक्ट्स. ये जो लोग हैं इनको रूल्स तो दिए गए हैं, बट ये अपने रूल्स बनाते हैं. ये लाइन के बीच में दे डिफाइन देयर ओन रूल्स. हाँ ठीक है कर लेंगे, बट वो कर लेंगे के बीच में भी वो चीज़ें अपनी घुसा देते हैं. सो दीज आर द पीपल हु लिव्स इन देयर ओन वर्ल्ड, कि मुझे दिया गया है बट मुझे करनी अपनी है. सम पीपल हु कट द रूल्स, ये जो रूल्स कट रहे हैं ये इनडिसिप्लिन लोग हैं. इनको आप कितने भी रूल्स दे दो, आपको बोल दिया 4 बजे इवेंट है, वो आएंगे तो 7 बजे ही, कोई ऑप्शन नहीं है. चेक द लाइन्स कहाँ जा रही है. सो इट इज़ लाइक डिसिप्लिन. This is also good, this is also good, this is also good. It is your perception, what you feel good in. Baselines. Baselines होती हैं जो भी हमारी राइटिंग, आप जो भी लिख रहे हो. नहीं, आपकी ये स्पेस है, आपने मान लो कुछ भी यहाँ पे ये लिखा, समथिंग लाइक दिस, देन समथिंग लाइक दिस. सो यू हैव टू चेक कि ये एक लाइन ड्रॉ करके कि ये आपकी बेस लाइन है. किसी की बेस लाइन ऐसे ऊपर जाती है, ये आपकी बेस लाइन हो गई. आपकी राइटिंग में क्या बेस लाइन है आप चेक कर लो. अगर किसी की बेस लाइन स्ट्रेट है तो ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, सीधा मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है, मुझे लेफ्ट दिख रहा है ना मुझे राइट दिख रहा है, आई हैव टू रीच माई गोल. सो दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल्सो गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड. इनकी जो प्लानिंग होगी पहले से सब कुछ प्री प्लान होगा कि मुझे ऐसे करना है, और बैकअप प्लान भी होगा. अगर ये चीज़ ऐसे नहीं है, अगर ये नहीं हुआ तो चलो मैं ये कर लूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा. सो दे हैव प्रॉबेबली 2-3 बैकअप्स इन देयर माइंड. वेवी बेसलाइंस जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये ऊपर जा रही है, फिर कुछ वेड लेटर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं. ये होता है वेव की तरह आपकी बेसलाइन जो जाती है. सो दैट इज़ वेवी बेसलाइन. ये लोग बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं. अभी चलते चलते हाँ जाना है, फ़ोन किया चलो, नहीं 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 अभी तो नहीं जाना, मूड नहीं है. सो दीज आर अनप्रडिक्टेबल पीपल. इनकी प्लानिंग भी एवरेज होती है, क्योंकि ना तो आगे प्लान करते हैं कि ठीक है मुझे जाना नहीं जाना, ना वो पीछे प्लान करते हैं कि मैं नहीं गई तो मेरा क्या नुकसान होगा. सो व्हाट हैपन्स इन द लॉन्ग रन, दे गेट डिविएटेड फ्रॉम द गोल्स. उन्हें लगता है बस अभी ये कर लिया हो गया. So next what? I have to think again. Ascending and descending. Ascending line, जिनकी लाइंस ऊपर जाती है, चेक योर बेस लाइन. आई थिंक बहुत लोगों के यहाँ पे असेंडिंग बेस लाइन्स होंगी, क्योंकि सिमिलर ट्राइब्स, सिमिलर वाइब्स अट्रैक्ट सिमिलर ट्राइब्स, एंड वी आर ऑल पॉजिटिव पीपल अराउंड हियर. सो ये जो लोग होते हैं ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं. मेरे को लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ये अचीव करना है. बहुत जल्दी अगर कोई डिमोटिवेट इनको करते हैं, ये बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते नहीं हैं. मे बी फॉर द टाइम बिंग दे मे कि ठीक है एक्सप्रेशन पे आ जाए, बट अंदर से उनके बहुत स्टडी होते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़, मुझे ड्राइव अचीव करनी है. आप लोग बताओ, आप लोग को क्या समझ आता है? प्लेन ऐसे जाता है तो बेटर लगता है, प्लेन ऐसे जाता है तो बेटर लगता है? अगर एरोप्लेन ऐसे गई तो? हाँ
अगर ऐसे गई तो फिर सीधा आप ऐसे जाओगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विथ डिसेंडिंग लाइन्स. दिस इज़ अगेन आजकल के बच्चों में कह लो, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा डिसेंडिंग लाइंस दिख रही है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, जो एक पुरानी जनरेशन थी हमारे मम्मी पापाज के टाइम की, उनको ये पता है कि हमें घर में ही रहना है. वो श्योर थे, मैंने चूल्हा चौका करना है, बच्चा पालना है, मैंने पढ़ाना है, लिखाना है, ब्याह करना है, वेरी वेरी सिंपल. जो आगे की जनरेशन है उन्हें पता है कि मेरे भाई शादी करनी है, पैसा कमाना है, अच्छी जॉब लग जाए, गाड़ी बंगला, यूएस सेटल हो जाऊँगा, बीवी को ले आऊँगा, दोनों जॉब करेंगे, डच करके मूवी जाएंगे, दे आर सेटल्ड. वॉट आर वी, वेयर आर वी? हमें करना तो है. सो इसलिए लेडीज़ में इसलिए देखा जा रहा है ये, क्योंकि जेंट्स को तो ऑफिस जाना है, उनको पता है भाई मुझे पैसे कमाने हैं, बिकॉज दे आर द ब्रेड विनर्स. सो दे, उनका एक माइंड सेट है कि भाई लड़के कमाते हैं, लड़के घर पालते हैं. दैट्स अ बिलीव सिस्टम. बट लेडीज़ भी इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस हो रही हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैं घर पे रह के यार 10,000 के कुक का ही काम क्यों करती रहूँ सारा दिन? जो काम 10,000 की मेड कर सकती है, मैं ही क्यों करती रहूँ? अगर मेरे में कोई टैलेंट है, वाई कांट यू आई शो इट टू द पब्लिक? अगर मेरे में कुछ है तो मैं एक्सप्लोर करके अपना काम क्यों नहीं कर सकती? तो ये सोचते सोचते उनकी ओवर थिंकिंग होती है, सबकॉन्शियसली राइटिंग में डिसेंडिंग बेसलाइन आ जाती है, दे फील डिप्रेस्ड, जिसको हम कहते हैं यार इसके तो बहुत मूड स्विंग्स आ गए. मूड स्विंग्स ऐसे नहीं आते, कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स पे चेंजेस हुए जिसकी वजह से मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बिकॉज दैट कम्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस. द पर्सन लूजेज एंथुजियाज्म, मेंटली अनहैप्पी, एंड बहुत ज़्यादा. अब उसके बाद आप कुछ बोलोगे तो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाती है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा. आप शादी के 20 साल बाद बोलोगे अब तू कर ले, तो उसको लगेगा मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 20 साल में जो मुझे जितना मेरा टैलेंट था वो ओवर पावर हो गया है या ओवर शैडो हो गया है. सो दैट इज़ द रीज़न दीज काइंड ऑफ लाइन्स आर सीन. बट एवरीथिंग कैन बी रेक्टिफाइड, सब कुछ चेंज हो सकता है. स्लांट्स, यहाँ पे इतने सारे स्लांट्स हैं, A, B, C, F, G, D, E, बट टुडे विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट 3 स्लांट्स, स्ट्रेट A, B एंड F. जो बंदे बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, सीधे एकदम आए ऐसे, हाँ जी बोलो, वॉट डू दे लुक लाइक? वॉट डू दे लुक लाइक? मैं आई, हाँ बोलो, क्या काम है आपको? वॉट डू दे लुक लाइक? अकड़ू, एग्जैक्टली. हेड ओवर हार्ट, इमोशन कितना भी होगा दिखाएंगे नहीं. गलत नहीं है कि हम अकड़ू बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट कि नहीं, इट इज़ अ बैड ट्रेट, बट दे हैव देयर हेड ओवर हार्ट. उनको पता है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे गिरूँगा, मुझे अगर मैं अपने इमोशंस को लाऊंगा तो प्रॉबेबली थिंग्स वुड नॉट वर्क द राइट वे. सो दे हैव दी हेड ओवर हार्ट. प्रैक्टिकल होते हैं. अब मान लो किसी की वाइफ का स्लांट ये है एंड किसी के हस्बैंड का स्लांट ये है या ये है, व्हाट विल हैपन? वाइफ बोलती रहेगी यार तुम तो मुझे गिफ्ट ही नहीं देते, तुम तो मुझे पैम्पर ही नहीं करते. एंड हस्बैंड बोलेगा क्या गिफ्ट देना है, 700 रुपये का बुके है, इससे अच्छा तो छोड़, क्या फ़ायदा? प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव. सो दिस इज़, नहीं दिखाएंगे. मैं प्यार बहुत करता हूँ तेरे से, पता है ना तुझे, बट दिखाता नहीं हूँ. बोलता हूँ बट मैं शो नहीं कर पाता. बोलेंगे इतने पूरे दिन थक गई यार, थोड़े हालचाल तो पूछ लो. मैं हूँ ना यार, अरे भाई जब काम था तब तुम नहीं थे, पूछ ही लो. बट दिस इज़ लाइक स्ट्रेट. उसमें उनकी गलती नहीं है, दे हैव बिन ब्रॉट अप दैट वे. हो सकता है कि उनकी कंडीशनिंग, अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में आ गई हो सकता है कि कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा हो, तो उनको अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ गई हो, जिसकी वजह से वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए. कई बार ओनली मैन होता है घर पे जिनको एक बहुत बड़ी फैमिली संभालनी पड़ती है. उनको लगता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा तो शायद मेरी फैमिली हैंडल नहीं हो पाएगी. इस वजह से भी उनके स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं. सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़. F slant. So these are the introvert kind of a people जो बहुत जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं. जो स्ट्रेट स्लांट वाले थे वो किसी से मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, हाय हेलो करके निकल जाएंगे. जो इंट्रोवर्ट वाले वो या तो पार्टी में जाएंगे ही नहीं, 4 बहाने, अगर एक बंदा 4 बार बुलाएगा तो 1 बार जाएंगे, 3 बार बहाने मार देंगे, यार मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, या XYZ. सो दीज आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पीपल. ये क्राउड से अलूफ़ रहना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, ये अपने स्पेस में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं. दे फील कंफर्टेबल इन देयर ओन जोन्स. तो सोच लो कि अगर किसी का ये स्लांट हो सोशलाइजिंग वाला और हस्बैंड का ये स्लांट हो, पार्टी में चल लो, नहीं जाना, मैं ऑफिस से लेट आऊँगा, बहुत काम है, काम हो या नहीं हो ऑफिस से लेट आना है,
ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स का जा रही हूँ, चलो गई शांति है घर में. सो इट इज़ लाइक दैट. और मैं क्यों बार बार हस्बैंड वाइफ को रेजोनेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ कपल्स बहुत ज़्यादा है. सो आई थिंक दे कैन रेजोनेट. एज आई टोल्ड यू, बी स्लांट, ये इमोशंस और लॉजिक्स को, जहाँ इमोशन दिखाना है वहाँ इमोशन दिखाएंगे, जहाँ पे इनको लॉजिकल होना है वहाँ पे इनको रीजंस भी चाहिए होते हैं. इनको सोशलाइजिंग करना पसंद है, इनको फ्रेंड्स बनाना पसंद है. दे आर हेल्पफुल ऑल्सो इन नेचर. एक्सट्रोवर्ट बट नॉट मैनी फ्रेंड्स. बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन वो बहुत सारों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते. इसके बाद हम अगर सी पे जाएं, जो बहुत ज़्यादा इस तरीके से लिखते हैं. सो वो बहुत ज़्यादा उनको ग्रुप्स चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सर्कल चाहिए होता है, जो इस तरीके से लिखते हैं. थोड़ा और सुला के अगर राइटिंग लिखेंगे, ये वो लेडीज़ हैं जिनके या वो जेंट्स हैं जिनके भरोसे दुकानें चलती हैं. एक कपड़ा लेने जाएंगे 4 उठा के ले आएंगे. सो उनके भरोसे ये चलते हैं जो डी स्लांट वाले लोग हैं. बट इनको कई बार इमोशनल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हिट करती हैं. सो दे आर ओवर इमोशनल, दे कैन नॉट हैंडल थिंग्स. तो वो कहीं भी उनका आउटबर्स्ट होने की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हो सकती है. जिनके बहुत ज़्यादा डी स्लांट्स होते हैं उनके पॉसिबिलिटी है कि उनके नर्व्स में या नर्व रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो सकते हैं. सो आई थिंक थोड़ा स्लांट बेटर करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं. सो गए सब? कुछ पल्ले पड़ रहा है या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? हाउ मेनी पीपल रेजोनेट विद दिस? चलो. सो आई थिंक इट इज़ मेकिंग सम सेंस. लार्ज हैंड राइटिंग, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे दिखाएंगे आपको. लार्ज हैंड राइटिंग जो होते हैं वो बड़े लिखते हैं, बिग हैंड राइटिंग. एक पेज पे देख, यू कैन ईजिली रीड कि बड़े अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं. ये जो लोग होते हैं ये बहुत जल्दी से चैलेंजेस से नहीं घबराते. अब आप सोचो, अगर मैंने असेंडिंग लाइन बताई आपको कि वो ऑप्टिमिस्टिक है और उसकी बड़ी हैंड राइटिंग है, तो वो क्या कर लेगा? आप खुद सोचो कि वो क्या कर सकता है. वो तो हिला ही देगा. लाइक अचीवेबल, एनीथिंग इज़ अचीवेबल फॉर देम इफ़ दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड बिग, बिकॉज दे आर बोल्ड, दे आर एक्सप्रेसिव, दे आर गुड लर्नर्स, सीखने में विश्वास रखते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हैं, जहाँ जाएंगे अपनी धाक जमाएंगे. सो दीज आर बोल्ड. इनको अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी चीज़ें, ग्लैमर, शाइन, रुतबा, सेलिब्रिटी एनवायरनमेंट इनको बहुत पसंद होता है. सो दीज आर लार्ज जब हैंड राइटिंग. अब इसमें एक चीज़ है, सपोज़ आपके बच्चे की बड़ी हैंड राइटिंग है और आपने उसको बोल दिया कि भाई तू ऐसे जॉब कर ले जो बहुत मोनोटोनस हो, एक ही ऑफिस में तेरे को 6 घंटे काम करना है. क्या वो बंदा कर पाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लाइफ में मुझे जो करना था मैं वही कर रहा हूँ? लुक द रेशियो 3 आउट ऑफ 80 या whatever. मतलब हम ये सब मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है कि लाइफ में हमें जो करना था या जो हमने कभी सोचा था अपनी ज़िंदगी के साथ करने के लिए, वो हम कहीं हद तक नहीं कर पाए हैं अभी तक. इसका मतलब ये नहीं कि आगे के रास्ते बंद हैं. वी जस्ट हैव टू एक्सप्लोर एंड वी हैव टू मूव अहेड. सो आप ये सोचो, अगर कोई किसी की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसको बोल दिया जाए भाई तू किसी कंपनी में काम कर ले किसी के अंडर, वो दूसरे हफ्ते ही पहले हफ्ते ही छोड़ के आ जाएगा. आप बोलोगे बेटा तू तो कभी टिके ही को नहीं, तन तो 4 जॉब लगा दी, तू तो कभी टिके ही को नहीं. पापा मेरे को सैलरी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को जॉब नहीं पसंद आई, मेरे को वाइब भी नहीं आ रही जॉब की. राइट? आजकल कई बच्चे कहते हैं हम अपनी पसंद से करेंगे, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे. हो सकता है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हो, वो अपनी ऑफिस खुद बिल्ड करके बैठे, वो खुद 10 आदमी को डिक्टेट करे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो दैट इज़ द सबकॉन्शियस पैटर्न कि जब वो लीडर है, जब उसके गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो एक्सप्रेसिव है, वो बोल्ड है, वो चैलेंजेस ले सकता है, फिर वो किसी के अंडर क्यों काम करेगा? मेक सेंस? अगर मैं इसको बहुओं के रूप में लेके जाऊं, अगर मैं बोल्ड हूँ, इफ़ आई एम वॉन्ट टू वर्क माई वे, इफ़ people in dominate me, will I be able to sustain for a longer period of time? No. So we just have to realize कि मेरी strength ये है, मुझे ऐसे करना है. किसी और की strength कुछ और हो सकती है. मीडियम इन राइटिंग, ये ना तो
इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो मिलते हैं सबके साथ घुल मिल लेते हैं, सबसे कंफर्टेबली बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आप मिलोगे तो बोलेंगे हाँ तो मेरा ही दोस्त है, मेरा ही दोस्त है, मेरे दोस्त की रोई को नहीं, बट एवरीबडी फील्स कि मेरा दोस्त है। सो दीज आर गुड अडेप्टेबल पीपल, जो जिनसे आप मिलोगे वो हर सिचुएशन, हर आदमी, टेढ़े से टेढ़े बंदे को भी वो अडेप्ट कर लेगा, सोबर से सोबर बंदे को भी वो अडेप्ट कर लेगा सामने वाले के हिसाब से। सो ये मीडियम हैंड राइटिंग के ट्रेट्स हैं। स्मॉल हैंड राइटिंग, मीडियम, स्मॉल, ये जो आप राइटिंग साइज़ देख रहे हो ये बहुत छोटी है। अगर मैंने आपको बताया जैसे ये आपने लिखा बड़ा, मीडियम आपने लिखा थोड़ा छोटा, स्मॉल इज लाइक जो ऐसे लिखते हैं बिल्कुल छोटा छोटा छोटा, राइटिंग ख़त्म। ये ऐसे लोग हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, या मान लो कि वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं डिपेंडिंग कि उनका जोन्स कितना बड़ा है, बट दे हैव अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेंट्रेशन पावर। वो एक जगह जब फोकस डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके उस काम को फिनिश कर सकते हैं। दीज पीपल आर वेरी गुड विद रिसर्च। अगर उनको एक शॉपिंग भी करना हो, पहले अमेज़ॉन देखेंगे, फ्लिपकार्ट देखेंगे, वो मार्केट जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, मॉडल नंबर लाएंगे, फिर वो ऑनलाइन चेक करेंगे, फिर वो उसके ऑनलाइन में भी 4 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चेक करेंगे, फिर बेटर डिस्काउंट में भी कूपन लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट एट दिस प्राइस। सो दिस इज़ रिसर्च ओरिएंटेड। तो जो लोग ये कर रहे हैं ना कि ठीक है यार तेरे को 4 जगह देखनी है, अरे भाई उसका रिसर्च का काम है। आप उसको घर में भी, जैसे अब कोई लेडी जाएगी क्या खाना बनाया तो वो ये भी देखेंगे अच्छा सब्जी में ये भी डला है, ये भी डला, ये भी डला, रिसर्च ओरिएंटेड। इसको ये नहीं बोलते भाई इसको क्या पड़ी है, दैट इज़ उसका नेचर है रिसर्च करना। सो कोई भी चीज़ जब बंदा उस रिसर्च में घुसता है, उसकी स्मॉल हैंड राइटिंग होगी, बहुत इंट्रिकेटली वो चीज़ों को देखते हैं। स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग, बैक स्लाइड का। आप में से किस किसने सैम्पल लिखा है? जस्ट काउंट योर लाइन्स कि आपने कितनी कितनी लाइन्स लिखी हैं। काउंट करो आपने कितनी लाइन्स लिखी हैं। मुझे नहीं बताना और हंसना भी मत, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। जस्ट काउंट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6। Done? Less than 18 lines. Lazy and comfortable. Lazy मतलब वो नहीं कि आलसी। Lazy means मैंने कहा था हंसो मत, मुझे पता चल जाएगा। Comfortable, वो अपने comfort zone में काम करना चाहते हैं। वो एक काम करके आएंगे, घर पे खाना खाएंगे, सोचेंगे 10 मिनट सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर एक काम करेंगे, फिर सोचेंगे कि चलो ठीक है थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ। सो पूरे दिन में जो काम है करेंगे बट रेस्ट के साथ। सो दे वॉन्ट टू वर्क इन दर कंफर्टेबल जोन्स। और आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, परसों देनो है नहीं, काल तक उजासी। 18 to 25 लाइन्स, मॉडरेटली ऑक्यूपाइड। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। आपने अगर एक लाइन लिखी है, सपोज़ मैंने ये लिखा माई नेम इज़ ये, सेकेंड लाइन जो मैंने लिखा, अगर मान लो कि मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ, ये जो नीचे वाली चीज़ और सेकेंड लाइन की ऊपर वाली चीज़ मर्ज हो जाती है, इसको हम कहते हैं एंटैंगलमेंट। जब ये हो जाएगा तो ये चीज़ आएगी कि बंदा बहुत कन्फ्यूजन है, करना है फिर सोच में पड़ जाएगा करूँ नहीं करूँ। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उसने एक लाइन लिखी है और मान लो ये लोअर जूप है और जो ऊपर वाला है उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज़ किया है, बहुत स्मार्टली ये डिस्टेंस को, ये डिफरेंस को यूज़ किया है, तो उसका मतलब ये है कि द पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लेवर, ही नोज़ हाउ टू मैनेज हिज थिंग्स। अगर 4 काम आएंगे तो उसको पता अगर ये काम है मैं इतने बजे कर लूँगा, ये दूसरा काम मैं इतने बजे कर लूँगा, तीसरा मैं इतने बजे। सो दे कैन क्लेवरली मैनेज देयर एंटायर शेड्यूल। एंड मोर देन 25 लाइन्स, उनको कभी भी फ़ोन कर लो मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हूँ। दे आर ओवरली ऑक्यूपाइड। इट इज़ लाइक कि दे हैव एन नंबर ऑफ वर्क, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, दिमाग में भी चलता है अच्छा ये ख़त्म करके ये करना है, ये करना है, ये करना है। बिजनेस में भी अच्छा ठीक है, इससे मीटिंग है, उससे मीटिंग है, उससे मीटिंग। दे हैव द एंटायर डे, एंटायर शेड्यूल पैक्ड। सो अगेन एवरीबडी इज़ गुड डिपेंडिंग ऑन देयर सिनेरियोज, देयर परसेप्शन। ये मैंने बता चुकी हूँ। एंटैंगल्ड, लैक ऑफ प्लानिंग,
जो एक्शन एनर्जी बहुत इनकी ड्रेन आउट होती है, थकान इनको बहुत जल्दी होने लग जाती है। जो एवरेज राइटिंग है, जो जिनकी लाइंस एवरेज है, वो गुड प्लानर्स हैं, वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो वाइड है वो बहुत ज़्यादा सेफली प्लान करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते। अगर मान लो कि उनको कोई डिलीवरी 5 दिन बाद देनी होगी या क्लाइंट को चाहिएगा, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतने दिन में तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। सो दे वर्क वेरी वेरी सेफली। वर्ड स्पेसिंग जो होती है वो ये वाली जो स्पेसिंग होती है, दिस जो 2 अक्षर, जो 2 वर्ड्स है, इसके बीच में आपकी स्पेसिंग, अगर मान लो कि एक मैंने वर्ड लिखा, ये स्पेसिंग है। मेरी राइटिंग का जो ए और ओ है, अगर यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है तो मेरी ये एवरेज वर्ड स्पेसिंग है। अगर मान लो ए ओ ए बहुत 3 बार आ रहे हैं तो ये वाइड हो गए। एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कितना स्पेस है वो आपके वर्ड स्पेसिंग्स को दर्शाता है। जिनके बहुत क्लोज वर्ड स्पेसिंग होते हैं उनको हमेशा लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। दे लव टॉकिंग टू पीपल, दे लव सोशलाइजिंग। जिनके नैरो वर्ड स्पेसिंग है वो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव ये भी होता है कि उनको हर घर घर की कहानी पता होनी चाहिए, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ। सो दैट इज़ वेरी वेरी थिंग कि भाई वो पूछते ही रहेंगे, अच्छा तंठा है क्या मेरे घर में, यहाँ हुआ। अगर सामने वाले का नैरो है जिसने पूछा, और जो जिससे बात कर रहे हैं अगर उसका वाइड है, तो वो ये बोलेंगे कि अभी कोई फ़ोन आया है, मैं बाद में बात करूं। लेकिन अगर उनका भी नैरो है तो वो 1 घंटा कॉल ही नहीं ख़त्म होनी है। फिर वो 4 बात बताएंगे, वो 4 बात बताएंगे, वो 4 बात बताएंगे, एंड द कॉन्वर्सेशन गोज़ ऑन। सो दिस इज़ नैरो वर्ड स्पेसिंग। इसीलिए क्या होता है, वो इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना दूसरी चीज़ों में, लोगों में, कि उनको जो करना होता है ना वो भी भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। सो दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गोल्स। एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज वर्ड स्पेसिंग, जो ऐसे वाले लोग हैं वो अपनी एडवाइस देंगे भी, लेंगे भी, मानेंगे नहीं मानेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मान लो कि मेरे को ललित भाई से कोई एडवाइस लेना है, भैया यहाँ कर लो, भैया बोलेंगे तो थे बता दो, वो इतना बोलेंगे हाँ वरना यहाँ कर ले। बट इट्स अप टू मी, वो मैं आगे बताऊँगी कि मैं सुनूंगी नहीं सुनूंगी, वो ट्रेड डिफरेंट है। सो दिस इज़, दे ऑफर एडवाइस विदाउट हर्टिंग। और इनको ये पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँगा तो ये गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए और मुझे यहाँ बोलना चाहिए। तो जहाँ पे राइट टाइम पे विड्रॉ करना है, दे नो हाउ कि मुझे वहाँ पे विड्रॉ करना है, या नहीं बोलने में फ़ायदा है और बोलने में फ़ायदा है। तो ये हो गया आपका वर्ड स्पेसिंग। वाइड, इनको सिर्फ अपने में रहना है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। सो दे आर वाइड स्पेसिंग पीपल। ये हमेशा लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके दोस्त नहीं होते, वो ग्रुप में भी रहेंगे, सारी चीज़ें भी रहेंगे। बट अगर उनका वाइड वर्ड स्पेसिंग है तो फिर वो क्या होगा, वो अपनी चीज़ों को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे। हो सकता है एक आधा कोई दोस्त हो 100 में से जिनको वो अपनी चीज़ें शेयर करें। ऐसे लोगों में देखा गया है कि भले कितना हंसी मजाक खुशी खुशी कर ले, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अकेलापन होता है। आई गेस आप में से हो सकता है 2-4 लोगों के वाइड वर्ड स्पेसिंग हो। सो समथिंग दैट स्पार्क इज़ इनसाइड कि नहीं, मुझे अपने कंफर्टेबल जोन पे जाना है। सो दैट इज़ वाइड वर्ड स्पेसिंग। ये हमारे 3 जोन्स होते हैं राइटिंग के, और एफ एकमात्र अल्फ़ाबेट है जो हमारे तीनों जोन्स को कवर करता है। दिस इज़ द अपर जोन, जो हमारा चेस्ट एरिया है, स्टमक एरिया, दिस इज़ द मिडल जोन, एंड द लोअर लेग पार्ट इज़ हमारा लोअर जोन। और ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन को दर्शाता है। जो हमारा अपर जोन है, ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस पार्ट? ब्रेन, हेड। तो हमारे मेंटल अचीवमेंट्स, हमारे गोल्स, हमारे थॉट प्रोसेस, हम क्या क्या सोचते हैं, हमारी स्पिरिचुअल, हमारा जो सबसे हाईएस्ट चक्र है वो यहीं पे बेस्ड है। हमारी स्पिरिचुअलिटी,
वो सारी चीज़ें हमारा अपर जोन बताता है, हमारे सेल्फ इस्टीम, हमारे टारगेट्स, हमारे व्हाट वी वांट टू, हाउ फार वी वांट टू गो. सो दैट इज़ द अपर जोन. मिडिल जोन इज़ जो बेसिक मिडिल लाइन, डे टू डे एक्टिविटीज़, रोज़मर्रे में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज़ योर मिडिल जोन. लोअर जोन इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मटेरियलिस्टिक ड्राइव्स, फिजिकल ड्राइव्स. ये हमारे जो फिजिकल रिलेशंस है और कितना पैसा चाहिए, कितनी हमें लग्जरी चाहिए, ये सारा हमारा लोअर जोन दिखाता है. सो दीज आर द 3 जोन्स और पूरी हैंड राइटिंग जो है हमारा इसी का कंपोनेंट है. अगर आप राइटिंग की बात करो, राइटिंग में 5 ही चीज़ें हैं जो राइटिंग में दिखेगी: कर्व, लूप, डॉट, एंगल एंड लाइन. ये 5 ही कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारी राइटिंग बनी है. देयर इज़ नो 6th कंपोनेंट. किसी के है कोई 6th कंपोनेंट जो इनसे हटके हो? एनीबडी? नो वन? सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जिससे हमारी राइटिंग बनी है. प्रेशर. प्रेशर ये होता है कि आपने एक पेपर पे स्क्रिप्ट लिखा. एवरीबडी, आप पेपर को टर्न करो एंड जस्ट सी कि आपका प्रेशर कितना है. क्या जो आपने आगे लिखा है वो आपके पीछे दिखाई दे रहा है? जो आपने आगे लिखा है क्या उसके इम्प्रिंट्स पीछे दिखते हैं? दैट इज प्रेशर. और हम प्रेफर करते हैं A4 साइज इसलिए क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो हमारा जब पेन लिखता है तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं आता. उन्हीं लोगों का प्रेशर दिखता है जिनके एक्चुअली प्रेशर इस तरीके की कोई चीज़ डिजाइन करता है. सो एनीबडी जिसके इम्प्रिंट्स पीछे दिखते हैं? ग्रेट. सो दीज आर द पीपल जो हैवी प्रेशर है. दिस इज़ एक होता है बहुत ज़्यादा हैवी जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रिंट्स दिखते हैं. सो इनको अपने क्लोज वंस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. दे आर वेरी वेरी क्लोज. एनर्जी कितने भी काम करा लो सारे दिन लगे पड़े होते हैं. अब इनका प्रेशर भी हार्ड है और मान लो इन्होंने 25 लाइनें भी लिख ली हैं तो क्या हाल होगा उनका? पूरा दिन वो लगे ही रहेंगे, प्रेशर ही लेते रहेंगे. मेंटल एनर्जी ड्रेन्ड, फिजिकल एनर्जी ड्रेन्ड, एंड I am tired at the end of the day. So this is pressure. इनको अगर बोल दो कि भाई forgiveness is good for them, but they will never forget. ठीक है, उन्होंने मुझे बोला, मैं माफ़ करती हूँ. कभी जब वो मौका मिलेगा मुझे तब मैं उनको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे है. बेशक अब्रप्टली नहीं बताऊँ बट उनको रियलाइज़ ज़रूर करवाऊँगी. सो दीज आर प्रेशर. अब ये दोनों प्रेशर में एक चीज़ कॉमन है. अगर कोई पुराने कार्ड्स होंगे, पुराने गिफ्ट्स होंगे, पुरानी चीज़ें होंगी, या मान लो किसी कोई कबाड़ से भी कुछ निकला तो ये बोलेंगे ये रख देते हैं, ये कभी ना कभी काम आएगा. सो वो करते करते वो उसको स्टोर हाउस ही बना देते हैं पूरा इकट्ठे करते करते पुरानी चीज़ें. कार्ड्स कॉलेज टाइम के पड़े होंगे, किसी दिन निकाल के इसको पढ़ेंगे. बेशक 2 सालों में नहीं निकाला हो पर वो निकालेंगे. इट्स लाइक दैट. सो दे आर वर्कोहॉलिक्स. दे केयर फॉर द लव्ड वंस, स्पेशली विद दिस हैवी प्रेशर के लिए ज़्यादा डिनोट होता है. ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की टेंडेंसीज भी हो सकती हैं. सो प्लीज़ माइंड, जिनके प्रेशर की प्रॉब्लम मतलब प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, प्लीज़ प्रैक्टिस राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस. वेन एवर यू राइट, डायरेक्टली पुट द पेपर ऑन द टेबल एंड स्टार्ट राइटिंग. क्योंकि आपके मान लो अभी नहीं है बट देर आर पॉसिबिलिटीज़. इट्स सीन कि इन लोगों में जिनके बहुत हाई प्रेशर की दिखता है राइटिंग में, उनके बीपी की भी इश्यूज़ हो सकते हैं. मीडियम ये काम करेंगे बट बीच बीच में रेस्ट भी लेंगे. इनको ग्रुप में काम कराओ तो ये ग्रुप में भी अच्छा काम करते हैं. एंड अगेन ये जो लोग होते हैं दे अगेन नो कि मुझे किससे कितना अटैच होना है, कितना नहीं होना. सो दे ईजिली नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन. लाइट इज़ लाइक जो बिल्कुल ही सब चीज़ से डिटैच हो गए हैं, वो लाइट प्रेशर वाले लोग हैं जिनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रही. ठीक है, इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ देखी गई है कि बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. थक बहुत जाते हैं. थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे. इनको ब्रेक्स चाहिए. बैठ जाता हूँ, एसी चला के 10 मिनट सांस खा लेता हूँ. सो दीज आर ऑल दिस टू लाइट प्रेशर.
ये जल्दी से गिव अप, अच्छा ठीक है कोई काम करने लगा, 1 घंटा किया 2 घंटा किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ यार रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं, कर देंगे या किसी और को दे देंगे. सो दीज आर टू लाइट प्रेशर पीपल. So this was all about basic characteristics before going to the alphabets. Are you guys enjoying? या मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ? थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है क्योंकि अगर 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ राइटिंग होगी, हर एक का ए दूसरे से डिफरेंट होगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए बेसिक मुझे कवर करना ज़रूरी था ताकि आपको समझ आए. हाउ मेनी ऑफ यू डिड रेजोनेट कि इसमें से कुछ है तो कुछ कुछ आपके अंदर है, या सब कुछ? ग्रेट, थैंक यू सो मच. सो दिस वॉज द बेसिक. अब हम आएंगे अल्फ़ाबेट्स पे. आज मैं सिर्फ ये वाले अल्फ़ाबेट्स कवर करूँगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स है, बाकी भी अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसके मीनिंग्स वहाँ फोटो कॉर्नर पे बने हुए हैं. ऑल द मीनिंग्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग विद भैया के वास्तु टिप्स आर पोस्टेड ओवर देयर. जिसको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी हो विदाउट कंसल्टेशन वहाँ पे जा सकते हैं. राइट, सो नाउ वी मूव ऑन to the individual letters of graphology. सबसे पहला लेटर है ए और ओ. ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आप एक दूसरे के ओ और ए देखोगे. अच्छा तेरा खुला है ऊपर से, ओ को बंद किया हुआ है, अच्छा तुम्हारे स्ट्रोक लेफ्ट जा रहे हैं राइट जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई थिंक इट होल्ड्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी. ए और ओ जो है ये आपके सब, ओ जो है वो आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है. ओम वी से, सो ओम इज लाइक द प्योर कॉन्शियसनेस इज ओ. द लेटर अल्फ़ाबेट शोज ओ. और जो ए है वो आपके घर में कोई भी स्थिति होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या घर में कोई किसी भी तरीके का अगर कोई बिलीफ सिस्टम चल रहा है या एनीथिंग, वो आपके ए में दिखता है. सो देयर इज़ आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स जो आई कुड मेक इट अप. इवन ए ये भी दर्शाता है कि आप कितना बोलते हो, कम बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो. ओ दिखाता है कि आप सीक्रेटिव हो, ज़्यादा सीक्रेटिव हो, या फिर इन द सेंस कि कुछ पेट में आपकी बात पचती है नहीं पचती, आप इजीली चीज़ों को रिवील कर देते हो. और हाउ ओपन यू आर टू एक्सेप्टिंग थिंग्स. सो दिस इज़ अबाउट ए एंड ओ. जो ये ए एंड ओ ऐसे वाले होते हैं, इज द नेक्स्ट स्लाइड. या ओके, लेट मी कवर फ्रॉम दिस. ये जो लूप्स हैं, अगर ये लूप आपका इधर जा रहा है तो ये जो लोग हैं ये बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, सेल्फ डिसीटिंग भी होते हैं, पैसिफाइंग भी होते हैं. जो इस तरीके के आई थिंक इमेज गलत है ना. ओके, एनीवेज ये लूप ऑन द लेफ़्ट साइड जा रहा है. ऐसे वाले लोग जिनके लेफ़्ट साइड में लूप स्ट्रोक जाता है, ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो सेल्फ डिनाइल मोड में रहते हैं. कुछ भी बोल दो, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. ये आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी आपके ए या ओ में ऐसा कोई स्ट्रोक है क्या. कभी भी कोई बात हो, छोटा मोटा झूठ बोलने से हिचकिचाएंगे नहीं, लगेगा चलो इसमें मेरा फ़ायदा है तो मैं बोल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेल्फ डिसीटिंग टेंडेंसी, खुद से डिसीटिंग. घर पे भी कोई चीज़ अगर होगी तो दे विल बी लाइक कि ठीक है मैं लेट आया, अच्छा मेरे को ऑफिस में काम था तो मैं लेट हो गया, भले ही ऑफिस थे नहीं थे वो एक अलग बात है. अगर उनके ऐसा लूप है, सो सेल्फ डिसीटिंग टेंडेंसीज कुड बी हाई. इफ़ द लूप इज़ ऑन द राइट साइड, दीज पीपल आर वेरी सीक्रेटिव. ये है थोड़े सीक्रेटिव, ये है थोड़े और सीक्रेटिव. जब ये ऐसे हो जाते हैं पूरा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये है क्या, जलेबी है. जो ऐसे लोग होंगे, अगर कुछ चीज़ें उगलवानी हो तो आप 5 बार पिच करोगे, बता दो, ठीक है, थोड़ा बहुत पुश करोगे वो बता देंगे. जो ऐसे लोग होंगे वो थोड़ा बात बताएंगे, थोड़ा खा जाएंगे. और जो ऐसे लोग होंगे वो आपको इतनी तरह से के घुमा देंगे कि आपको भूल ही जाओगे कि आपने पूछा क्या था. सो ये वेरी कॉमन थिंग है. एंड दिस इज द आइडल ओ व्हाट वी राइट. बट ये परफेक्शनिस्ट का ओ होता है. इसमें ये ओ लिखोगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मुझे ये लाइन से ये लाइन मिलानी है, परफेक्शन.
तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा भाई, इट्स लाइक ईजी नहीं है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर आपने अपने बच्चे को बोला भाई तू सीक्रेटिव है ना, घर जाके तो मेरे को कोई चीज़ बताता नहीं है, तुम्हारे में लूप है, और तुमने कहा कि अब तुम ओ ऐसे लिखना शुरू कर दो, अब क्या होगा? अगर बच्चे को कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब लग गई जहाँ पे उसको बहुत सीक्रेट्स रखने हो, तो वहाँ जाके भी वो बोलना शुरू कर देगा, देन वो डिफाइंट मोड में आ जाएगा, राइट? एंड सो ये जो चीज़ है, वी नीड टू टेक केयर कि हमें अगर थोड़ा पार्शली सीक्रेटिव चाहिए, सपोज कि ठीक है थोड़ा सीक्रेटिव तो होना चाहिए, एंड द चाइल्ड हैज़ दिस, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, हमें ये चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लो कि मैं किसी को मेंटर कर रही हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, मैं किसी काउंसलिंग फील्ड में हूँ, मुझे गाइडेंस देनी है किसी को, देन आई कैन नॉट बी दिस, कि भाई पैसे तो मैं 5100 रुपये ले रही हूँ, चल 5 चीज़ें तेरे को गूगल से उठा के दे दी, नॉट वर्किंग, हॉबे ना। सो इट विल नॉट वर्क दैट वे। सो यू हैव टू चेक कि आपके अल्फ़ाबेट्स और आपका प्रोफेशन कहाँ मैच कर रहा है, क्या ये ओ की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, या क्या ये दूसरे वाले जो कैरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। सो प्लीज़ डू नॉट गो होम एंड चेंज योर ओज विदाउट गाइडेंस। दिस ओ, ये जो लोग होते हैं ये बहुत टॉकेटिव होते हैं, ओपन भी होते हैं, न्यू आइडियाज़ कुछ भी आप बोलो वो सुनने को तैयार है, सर्च करेंगे, बट बहुत टॉकेटिव होते हैं, फ्रैंक होते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कांस्टेंट गपशप में रहेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको मैंने लेफ़्ट मार्जिन में बताया था, जो लेफ़्ट में जा रहा है वो आपका पास्ट और जो आपके व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड पेरेंट्स, नेटिव प्लेस, उसको रेजोनेट करता है, और जो राइट है वो आपका फ्यूचर एंड करियर एंड रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ को रेजोनेट करता है। अब हम ये वाला ए लेते हैं, अगर किसी आदमी ने ए ऐसे लिखा, सपोज उसका राइट से खुला है, राइट ए, तो वो क्या है? ओपन फ्रॉम टॉप में क्या है? व्हाट इज द ट्रेट? टॉकेटिव। बट व्हाट विल द पर्सन टॉक अबाउट? ये पर्सन किस चीज़ के बारे में बात करेगा जिसका ए राइट से खुला है? फ्यूचर। आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना नहीं करना वो अलग अल्फ़ाबेट बताएगा, बात वो यही करेगा कि मुझे ये करना है, अगर ए इधर से खुला है। और अगर ए आपका लेफ्ट से खुला है, सपोज इफ द ओ इज ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, ओ, व्हाट विल द पर्सन टॉक अबाउट? पास्ट। अच्छा ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये पहले ही हो चुका था। अच्छा ये हो रहा है, हाँ मेरे दादी के ज़माने में भी ऐसे ही होता था। एनी टाइम वो दादी, नानी, मम्मी, नेटिव प्लेस, हमारे बिदासर में, हमारे सरदार शहर में, हमारे इन्हें, वो एवरीथिंग कम्स इनटू दैट पिक्चर जो आपके पास्ट से रिलेटेड हो। मैं अभी ये नहीं करूँगा, मुझे तो बहुत दुख मिल चुका है, अभी अभी है, पहले जो गया वो गया। सो दिस इज़ देयर। एंड जिनका वो ऊपर से खुला होता है, व्हाट इज़ दिस? स्पिरिचुअल। वो हर बात को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे करेगा, ये करके अपनी ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी को इंटैक्ट करेगा। हर चीज़ में अच्छा ये करने से ऐसे होगा, सम स्पिरिचुअल टच विल बी देयर इन देयर टॉक्स। एंड जिनका ए और ओ नीचे से ओपन होता है, दीज पीपल आर प्योरली डिसऑनेस्ट। इसमें कोई गोल ही नहीं है, वो बोलेंगे ठीक है, नहीं बोलेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट या वो सच बोलेंगे। इट अगेन डिपेंड्स कि आपका लूप कितना बड़ा है, या मान लो कि और अदर अल्फ़ाबेट्स में क्या है, तो आपका खुला रहेगा ना, तो वो क्या है, आपकी इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग। वो क्योंकि इतने बहाने अपने और डिसऑनेस्टी को छुपाने में इतने बहानों में लग जाते हैं कि अल्टीमेटली दे गेट ड्रेन्ड आउट। ई जो होता है, दिस इज़ द लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हम कितना सुनते हैं, हम कितना नहीं सुनते, ये हमारा ई दर्शाता है। एनी टाइम वी हैव द कंप्लेंट, पापा मम्मी मेरी सुनते नहीं है, पापा मम्मी की कंप्लेंट होती है बच्चे मेरे सुनते नहीं है। वाई? गो एंड चेक देयर ईज। देखो देखो आप लोगों की ई कैसे है, खुला है, बंद है, बिल्कुल इंक फिल्ड है, ऊपर जा रहा है, सीधा जा रहा है। ईशान, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई। अगर आपका गुड लूप बना है, आप बहुत अच्छे लिसनर हो, जो सामने वाला बोल रहा है आप बहुत अच्छे से सुनोगे, ध्यान दोगे विथ कॉन्सेंट्रेशन। अगर लूप बड़ा से थोड़ा सा छोटा हुआ,
फिल्टर्ड लिसनर है, वो सुन सब कुछ रहे हैं बट वो उतना ही ले रहे हैं जितना उनको लेना होगा। आपको लगेगा जी मैंने तो उसको इतना बोला, वो सब कुछ सुन रहा है, बट फिल्टर्ड लिसनिंग, दिस इज़ वेरी 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 कॉमन इन टुडेज जनरेशन, दिस ई। दे आर वेरी सिलेक्टिव। अच्छा बोल रहे हैं ना, बोलने दो, कोई बात नहीं, मैं उतना ही सुनूंगा जितना मेरे को करना है। सो दे हैव शट डाउन देयर ईयर्स, क्योंकि उन्हें सुनना नहीं है। कभी उनको लॉजिक्स नहीं समझ आते, कभी उनको वाइब नहीं समझ आती, कभी उनको कुछ और नहीं समझ आता, या कुछ ऐसे सिचुएशंस उनकी लाइफ में रही होगी जिनकी वजह से उनकी ई बंद हो गई। कभी कभी क्या होता है, हम कोई काम करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मान लो किसी काम की नहीं मिलती, हमने किया, हम बोलते हैं यार कितना ही कर लो, जस्ट तो है ही को नहीं। एक पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज, छोड़ो मेरे को सुनना ही नहीं है, मुझे बताना ही नहीं है। सो आपका ई खुला था, यू वर अ गुड लिसनर, बट आपके एनवायरनमेंट और कंडीशंस ऐसे नहीं थे, इसकी वजह से आपका ई ऐसा हो गया। अगेन ये रॉन्ग नहीं है, बट कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट ये इस तरीके से बना कि आप कर कर के थक गए, अब आप चूज़ किए हो अपने लिए कि मुझे नहीं सुनना है। एवरीथिंग इन लाइफ जो हम करते हैं, अभी भी जो हम कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस है। कुछ लोगों ने चूज़ किया कि मुझे जाना है, कुछ ने चूज़ किया मुझे 4 बजे जाना है, कुछ ने चूज़ किया कि मुझे नहीं जाना है। सो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट चॉइस। ये जो लूप है, अगेन ओपनिंग लूप, ये अगेन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, आप बोलते जाओ, वो कर रहे हैं, वो प्रिटेंड करें मैं सुन रहा हूँ, सुन कुछ नहीं रहे। तो पहले ई चेक कर लो भाई, तभी जाके बोलो कि मुझे समझ आएगा कि वो सामने वाला बंदा सुनेगा या नहीं सुनेगा। दिस इज़ व्हेन आई काउंसिल चिल्ड्रेन और समथिंग, मुझे समझ आता है नहीं सुनेगा, ज़्यादा एनर्जी देके फ़ायदा नहीं है। दीज आर द ई, जिनकी ई बहुत ऊपर जाती है, जो जोनल की हम बात कर रहे थे, अपर जोन तक जाती है। दिस, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर, मतलब ये इनको हर जगह, मतलब इनको आप पैम्पर करो, इनको स्पीच दिलवाओ, इनको बुलवाओ, या आप उनको एक्नॉलेज करो, सम्मान दो, या घर पे भी दे नीड टू गेट पैम्पर्ड। सो दिस इज़ द ई। इसमें एक ई और भी है विच गोज स्ट्रेट। ये वो ई है जिनकी स्ट्रेच होती है, आप तर्क करना बंद कर दोगे, सामने वाला तर्क करना नहीं बंद करेगा, वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। सो दिस इज़ द ई। दे फॉल इनटू अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उनके बहसबाजी चलती रहती है, या वो जब तक अपने पॉइंट को मतलब पूरा प्रूव नहीं कर देते तब तक वो हिलेंगे नहीं। सो दिस इज़ ई। ये आई आपका फोकस कितना है, बहुत ऑन द डॉट आई तो मुझे डाउटफुल है कि कितने लोगों का क्या यहाँ पे होगा। मोस्टली लेफ्ट जा रहा होगा, राइट जा रहा होगा, या ऊपर जा रहा होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन ट्रेट। ये आपका डिटेल ओरिएंटेशन दिखाता है, आपका फोकस दिखाता है। जो बिल्कुल स्टेम के ऊपर आई है, दिस इज़ योर फोकस। आप कितने चीज़ों में डिटेल्स ढूंढते हो। ऐसे लोगों को स्ट्रेस भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इनको हर चीज़ परफेक्शन से करनी होती है। सो दे फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऐसा नहीं हुआ तो इसकी डिटेल पूरी तह तक जाना है, ये लिखना है, वो लिखना है। सो दे आर फोकस्ड। ये जो आई है अगेन लेफ्ट, क्या होगा, फोकस सारा पास्ट में चला गया, जितनी डिटेलिंग है वो पास्ट में चली गई। व्हेन दे थिंक हाँ ये मैंने कर लिया या अब मुझे करना है, वो प्रेजेंट में तो है ही नहीं। ये जो आई का स्टेम है ये आपका प्रेजेंट है। सिमिलरली दिस गोज़ टू फ्यूचर, कि ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा करेंगे, इनका जो भी फोकस होगा वो आगे क्या करना है उस पर होगा। ये जो फोकस है वो सारा टाइम बात करेंगे अभी मुझे क्या करना है, ये बात करेंगे मैं ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, ये बात करेंगे मुझे आगे ये करना है, आगे वो करना है। सो दिस इज़ आई। दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी ड्रीमी। ये अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को इतना ऊपर रख देंगे कि वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ खा भी देखेंगे हाँ ये करना है। दे कीप इमेजिनिंग, पूरा काम तो करते हैं पर इमेजिनेशन में करते हैं, मेरी ऑफिस होगी इतनी सुंदर होगी, ये होगा वो होगा, पूरा हवा महल खड़ा कर लेंगे विद दिस ड्रीमी आई। इट्स रिटन हियर, ये मैंने बता ही दिया, आप ये यू कैन गो थ्रू। दे आर लॉयल एंड फोकस्ड, दे आर प्रोक्रास्टिनेटर्स, अगेन लिविंग इन द पास्ट, जल्दी से कोई स्टेप नहीं लेंगे प्रेजेंट में काम करने के लिए। ये जो है एडवांस थिंकर्स होंगे, फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। इमेजिनेटिव एंड हाई एक्सपेक्टेशंस। ये जो आई है जिस पे डॉट नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हुए निकल जाते हैं। दे फॉरगेट, 4 काम बोलोगे 2 काम करेंगे, 2 काम
बिना करके आ जाएंगे घर। अच्छा फिर या वो हमेशा नोटपैड पे लिखेंगे अच्छा ये 5 काम मुझे करना है, फिर उसको टिक करेंगे 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ दिस आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गोला बनाते हैं आई के ऊपर, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अटेंशन सीकर भी होते हैं, मतलब वैसे अटेंशन सीकर नहीं, बट उनको एक्नॉलेजमेंट ज़रूर चाहिए होती है कि भाई अगर मैंने ये काम किया है तो मुझे आप एक्नॉलेज करो। ये नहीं कि आप पब्लिक में 10 लोगों के साथ मतलब आप उनको वो करो, बट एटलीस्ट एन अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दे आर क्रिएटिव, हर चीज़ क्रिएटिव इज़ नॉट ओनली अबाउट ड्राइंग्स, बट कोई भी काम करेंगे, अगर वो खाना भी बना रहे हैं तो उसकी गार्निशिंग अच्छा करेंगे, उसकी प्लेटिंग अच्छी करेंगे, उसकी क्रॉकरी अच्छी रखेंगे। अगर वो काम पे, अगर सपोज ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऐसे आई है तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे, उनकी डेस्क टेबल बहुत क्लियर होगी, कुछ 1-2 अच्छे गोल्स गुड कोटेशंस वहाँ पे रख के रखेंगे टू attract people or something like that. Very very creative people. These people love ice creams and chocolates a lot. Is it? लेटर वाई, ये हमारे फिज़िकल और मटेरियलिस्टिक ड्राइव्स को, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा और हमारे जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में दर्शाता है। बहुत लोगों का वाई सिर्फ नीचे आता है और ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द पीपल जो अगेन पास्ट में रहते हैं, इनको सिर्फ अपनी कंपनी पसंद है, मतलब दे आर अ लोनर काइंड ऑफ अ पीपल जो लव, दे लाइक देयर ओन कंपनीज। ये जो वाई है आधा करके छोड़ देंगे, एग्जीक्यूशन इनकी कंप्लीट होती ही नहीं है, या धक्का मार के करवा दे कोई तो अलग बात है, बट फिर उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये जो वाई है, जो रियलिटी है, जब हम वाई लिखते हैं, दिस इज़ द यू, दिस इज़ द वाई। सो ये जो डिवाइडेशन है ये हमारा रियलिटी चेक है। कोई बंदा जब यहाँ तक पहुँच जाता है, वो जैसे तैसे पहुँच तो जाता है, काम भी कर लेता है, बट कई बार होता है कि वो लास्ट मोमेंट पे करके भी छोड़ देता है। उसको ऐसे वाले लोगों में क्या है, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है कि करना भी है, जल्दी जल्दी कर भी लिए, अप्रिसिएशन भी नहीं मिला, सो उनके हिसाब से तो काम हो गया बट अप टू द मार्क नहीं हुआ। द मोस्ट आइडियल आई इज़ दिस, when you draw an eye and you take it up to the reality. ये आपने बनाया, you take it to the reality. ऐसे लोग होते हैं, अगेन यहाँ पे वेव नहीं आना चाहिए क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाता है, that goes straight. तो ये जो चीज़ है, this is the ideal eye जो आपको persistent रहते हैं वो एक गोल की तरफ और वो अपना काम को complete करते हैं। The 5th number why is कि ये जो वाई होते हैं जो पहले ही डाउन, मैंने बात किया था ना कि जो लाइन नीचे जाती है, दैट इज़ डिप्रेसिंग। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, रियलिटी पे भी आ रहा है, अचानक इसको पता कुछ ऐसा हुआ, किसी ने डरा दिया, कोई फियर मन में आ गया, कोई इनहिबिशन हो गया, या अचानक से इसको लगा कि यार पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और उसने अपने वाई को गिरा दिया। करता करता बंदा भी ऐसे इस तरीके से दे ड्रूप डाउन, सो दे फील डिप्रेस्ड। एंड जो ये एक्स्ट्रा वाई वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डोनेशंस करते हैं, अपनी चीज़ों को गिव करते हैं निकाल के, कि आप जाते हो कि आई नीड हेल्प, सो ये जो चीज़ें हैं वो निकाल कर देते हैं टू दी पीपल आउटसाइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाई। क्या आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो? This is the last alphabet? Second last? Okay. Letter T. Letter T, ये आप लोग अपने राइटिंग में देखो, मुझे बिना देखे भी पता चल जाएगा कि किसका टी कैसा है, क्योंकि मैं आप सबको जानती हूँ, इसीलिए कोई भी अपना सिग्नेचर मेरे सामने करने से कतराता है। दिस इज़ जो टी है, ये हमारा ईगो, हमारा विल पावर, हमारी गोल सेटिंग, हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हैं और कितना एंड्योरेंस है हमारे में, ये सारा हमारा टी दर्शाता है। टी के साथ एच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एच हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाता है। एच इज़ ऑल अबाउट आवर इंटेलिजेंस। सो व्हेन वी आर राइटिंग टी लाइक दिस एंड एच टुगेदर, सो अगर हमारा टी छोटा है और एच बड़ा है तो क्या होगा? क्या होगा? एच इज इंटेलिजेंस, टी इज
ईगो. सो इंटेलिजेंस इज़ मोर देन ईगो. अगर मान लो मुझे कोई एडवाइस देनी है, मैंने एडवाइस दी एंड वहाँ पे सामने वाला भी मुझे कोई एडवाइस दे रहा है, मैं उसको विथ होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूँगी बिकॉज आई एम अ लर्नर. आई एम टेकिंग थिंग्स इंटेलिजेंटली. मेरा दिमाग काम कर रहा है, वहाँ मेरा ईगो नहीं है. नहीं यार मेरी चलेगी, मुझे ही बोलना है, मेरी नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने आइडियाज़ दिया लेकिन उसने सुना ही नहीं. सो दैट इज़ वॉट. चेक योर टीज एंड एच गाइज. टी छोटा है, एच बड़ा है. सो दैट इज़, ये ऐसे लोग बहुत हम्बल होते हैं कि बहुत यू नो दे हैव अ वेरी लेस ऑफ ईगो. नेक्स्ट इज टी एच. टी एच में आपका क्या है? इंटेलिजेंस एंड ईगो इज़ एट पार. इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई इंटेलिजेंट आइडिया दिया. सपोज़ मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में कोई इंटेलिजेंट आइडिया दे रही हूँ, मुझे किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, मे बी अगर मेरा ये एट पार ईगो है तो मैं क्या करूँगी? मैं उसको बोलूँगी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, यू डिड नॉट अप्रिशिएट. बट व्हेन आई एम मूविंग इन अ क्राउड ऑफ मे बी 100 पीपल, और वहाँ पे इफ़ आई एम गिविंग समथिंग, मैं किसी यू नो आई एम समवेयर विच वेयर आई शुड बी एक्नॉलेज्ड, और मैं नहीं कोई मेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा, तो माई ईगो एंड इंटेलिजेंस इज़ एट पार. तो व्हाट विल आई डू? मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि जहाँ मेरी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, इफ़ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग आई नीड टू गेट अप्रिशिएटेड. एंड द थर्ड इज़ ईगो ज़्यादा है, इंटेलिजेंस कम है. ज्ञान देंगे नहीं देंगे, एडवाइस नहीं देंगे नहीं देंगे, वो उनका कॉल है, लेकिन भैया सम्मान तो देना पड़ेगा, बुलाना तो पड़ेगा. दो बात मैं भी बोलूँगी. यू हैव टू लिसन टू मी. तुमने मेरी नहीं सुनी, भले ही मैंने आइडिया अच्छा दिया, एडवाइस अच्छी दी या नहीं दी, बट यू हैव टू लिसन टू मी. सो दिस इज़ दी ऑल द 3 वेरिएशंस. प्लीज़ चेक योर टीज़. अगर ये चीज़ है तो प्लीज़ या तो ये कर लो, ये आई वुड नॉट एडवाइस, आई वुड से एटलीस्ट मेक इट इन पार. ये अब हम बात कर रहे हैं टी क्रॉस बार की. टी के 3 वेरिएशंस होते हैं. एक हमने स्टेम की बात करी, एक हमने बात करी ये क्रॉस बार की. ये होता है कि आप अपने गोल्स को कितने अच्छे से कर पा रहे हो. अगर आपने टी बनाया और यहाँ पे गोल दे दिया तो क्या होगा? आप रियलिटी पे आ ही नहीं पाओगे, हर समय डर लगा रहेगा, हर बार बहाने बजा, मैं तो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ ये हो गया, बहाने आपके चलते रहेंगे, आगे पे आगे चीज़ें लटकती रहेंगी. अगर आपने प्रॉपर ड्राइव के साथ चीज़ें करी, विच इज़ इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मेंटेन्ड है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रॉस बार फॉर पीपल टू डू. और जो अगेन राइट साइड में जा रहा है क्रॉस बार, उसका क्या है? आगे की सोचते रहेंगे, आगे की तरफ जाते रहेंगे, सिर्फ फ्यूचर के बारे में उनके दिमाग में चलते रहेंगे, वो प्रेजेंट में कर कुछ नहीं रहे. दे आर नॉट रिलेटिंग टू द प्रेजेंट, दे आर जस्ट मूविंग टू द फ्यूचर. इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने का है, अगर आप उसको काट रहे हो और इस तरीके से काट रहे हो जहाँ पे ये इस तरीके का एंगल बनता है, अगर आपका एंगल इधर बना और उधर मोटा हो गया तो एनी टाइम आप पास्ट को लेके दुखी रहोगे, पास्ट बैगेजेस एनी टाइम आपके साथ रहेंगे. और राइट पे अगर आप जाके ये क्लब स्ट्रोक ऐसे आ रहा है तो फ्यूचर को लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे. सो इट्स एब्सोल्युटली रिकमेंडेड कि आपकी राइटिंग में किसी भी तरीके का एंगुलर क्लब स्ट्रोक ना हो तो ज़्यादा बेटर है. टी में वैसे 7 वेरिएशंस होते हैं, हमने 3 लिए हैं. दिस इज़ अ टी जिसको मैंने अलग अलग गोल सेटिंग में डिवाइड किया है. प्लीज़ सी वेयर योर टी इज़. आपका ये वाला आप तब देखोगे, आप अपने टी की हाइट देखोगे. अगर आपकी टी की हाइट छोटी है और आपने यहाँ काटा है तो आप उस हिसाब से लोगे. अगर आपकी टी की हाइट है और आपने यहाँ काटा है तो आप उस हिसाब से लोगे. इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टी की हाइट कितनी है. अगर आपकी हाइट 1 to 5 के बीच में आ रही है तो ये क्या होगा? आपको बहुत कंफर्ट जोन में रहना है, कर लिया, डे टू डे की प्लानिंग कर ली, इजी गोल सेटिंग चाहिए, उसको अचीव कर लिया, खुश हो गए, और उसके बाद बैक टू पेविलियन. इफ़ यू टेक 6 to 10, जब आपका क्रॉस बार ऊपर जाता है कंसिस्टेंटली, यू डिसाइड अ गोल फॉर योर सेल्फ कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है, अचीवमेंट्स, एम्स, आपके सब कुछ डिसाइडेड होते हैं. अगर किसी का 1 और 2 पे है, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप प्लीज़ इसके डू सर्टन चेंजेस, बिकॉज ये बहुत ही डिप्रेसिव जोन होता है जब टी आपका बड़ा हो और बिल्कुल नीचे आप उसको काट रखा हो. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल सेड.
प्रॉबली इट डिपेंड्स। एक चीज़ आप ध्यान रखो, घर जाके ये नहीं करना कि मेरा नीचे है T3 पे कटा हुआ है और मैं सीधा जाके उसको 8 पे काट लूँ। उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि आपकी गोल सेटिंग नहीं है, बट आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो आपने कुछ गोल सेट नहीं किया, सिर्फ देखा देखी उसको काटना शुरू कर दिया। व्हाट विल हैपन इज योर फ्रस्ट्रेशन, योर एंगर विल इंक्रीज, क्योंकि पैटर्न्स आपने सेट नहीं किए मुझे करना है, लेकिन आप प्रैक्टिस वो चीज़ कर रहे हो जो आपको उस ड्राइव पर लेकर जाएगी। फाइनली द अल्फाबेट इज ओवर, अ फोल्डर। ग्राफोथेरेपी इज जब आपको कोई भी चीज़ के कॉन्शियस चेंजेस करने हो, आप करना चाहते हो, कहीं पर आप हो, आप कहते हो जी मेरे को तो चेंज ही नहीं करना, मैं तो खुश हूँ, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट अगर किसी को कुछ कॉन्शियस चेंजेस करने हैं अपनी पर्सनालिटी पे, अगर सब कॉन्शियस लेवल पे करना है, देन ग्राफोथेरेपी इज़ द की टू इट, अ थेरेपी विच वी डू ओनली बाय हैंड राइटिंग। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सेप्टेंस की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। जो प्रैक्टिस टाइम होती है वो एवरी डे से आप 1 पेज या 2 पेज आप कर लो। बेस्ट होता है अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना, आप इसी की फ़ोटो कॉपीज़ बनवा लो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट एवरी डे, और यू कैन डू इट इन अ 4 लाइन कॉपी। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऊपर से आता है, यू शुड बी कंसिस्टेंट इन दिस। इस पर मेरा बहुत अच्छा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द वाइट बोर्ड, बट इट शुड एंड डाउन। आप ऊपर से शुरू कर रहे हो, नीचे आ रहे हो, ये ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए जो यू का गैप है। क्या होगा व्हेन यू आर ओपनिंग अ यू आर व्हाट, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर ओपनिंग अ, क्या कर रहे हो आप, खोल रहे हो अपने आप को। यू मतलब यू आर रेडी टू रिसीव। तो जब आप रेडी टू रिसीव कर रहे हो, दैट मीन्स जो भी लाइफ में आपकी चीज़ आ रही है, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस का लेवल है वो इस ग्राफोथेरेपी से बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर्स इसलिए दिया है, जब आप कंसंट्रेशन से बनाओ, ट्राई एंड टच जो भी साइड्स है उसको धीरे 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 आप करोगे, क्योंकि आप कोशिश करो जब आप एक शीट करते हो, कम से कम भी 10 मिनट, 7 से 10 मिनट एक शीट में आपको लगे। यू शुड बी दैट स्लो। ये नहीं कि हाँ फटाफट चलो कंप्लीट। अगर कुछ चेंज लाना है, चेंज इज़ ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ बहुत स्लोली आप उसको करो एंड ट्राई कि आप उस पर बहुत टाइम स्पेंड करो। अगर आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन उसके साथ ऐड कर सकते हो वाइल डूइंग इट, तो मोस्टली सबके पीछे पेज पे पॉजिटिव एफर्मेशन का भी पेज है। वॉट एवर यू रेजोनेट विथ यू कैन यूज़ इट। दिस इज़ जो आई डॉट में फोकस की बात कर रही थी, सो यू कैन यूज़ दिस पैटर्न फॉर फोकस। प्लीज़ रिमेंबर ओनली 1 पैटर्न एट अ टाइम। ये नहीं कि मुझे फोकस भी चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस भी चाहिए और मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, मैं सारे ही कर लेता हूँ। वर्क विथ 1, देन वी कैन मूव अहेड। दिस इज़ अ पैटर्न टू रिलीज स्ट्रेस एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न टू डू। अगर किसी को भी स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है, इसमें जो चीज़ आपको दिखाया गया है ये नीचे से शुरू हो रही है। प्रेफरेबली आप अगर ऊपर से करो तो और भी बेटर है। क्लियर? आपने ऊपर से शुरू किया और नीचे पर ख़त्म कर दिया। प्रेफरेबली अगर आप ऐसे करो, कोई भी चीज़, हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है नीचे की तरफ, द ग्रेविटी यू नो इट पुल्स। इवन अगर हम चक्रास में देखें तो ऊपर की एनर्जी हमारी सबसे लाइट होती है, नीचे की एनर्जीज हमारी सबसे हैवी होती है। मूलाधार चक्र की एनर्जी इज़ वेरी हैवी कंपेयर टू योर क्राउन चक्र। सो जब आप ऊपर से शुरू करते हो लाइट एंड एंड इट टू द ग्राउंड, इट हेल्प्स यू टू स्टे ग्राउंडेड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी को ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कहीं पर भी पहुंच जाए टू वट एवर लेवल, बट अल्टीमेटली द पर्सन हैज़ टू स्टे ग्राउंडेड। जिनको इमोशंस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार आउटबर्स्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट फील सो गुड, दे कैन प्रैक्टिस दिस पैटर्न। ये 5-5 के सर्कल में ही बनेगा, कोशिश करो। और ये जो बीच का जो गैप है, ये 1 फिंगर गैप ही होना चाहिए, जस्ट 1 फिंगर गैप। सो अल्टीमेटली इतना कुछ समझाने के बाद, डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस?
नो हैंड राइटिंग इज़ गुड और बैड। अच्छी कोई कहता है ना मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ख़राब है, आज से ये सेंटेंस बंद कर दूँ, क्योंकि कोई भी हैंड राइटिंग बुरी या अच्छी नहीं होती। आपके जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिक्वायरमेंट की भी बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। सो हर लेटर का अपना शेप, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिफाइन करती है आपकी पर्सनालिटी को। एंड यू कैन जस्ट से इट्स अ हेल्दी राइटिंग और अनहेल्दी राइटिंग, कि कुछ राइटिंग्स में कुछ इश्यूज़ हैं, हम वो स्ट्रोक्स को ठीक करके वो राइटिंग को बेटर कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन चेंज आवर लाइफ बाय चेंजिंग आवर हैंड राइटिंग। सो आई थिंक this is the end of my presentation for the day, and I would like to conclude with one last line. कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ ज़िंदगी तुमसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। That is what success is all about, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो आई होप कि आज से हम ये बोलना छोड़ देंगे कि मैं वो नहीं कर सकता, या मैं, अगर आप यहाँ से यहाँ चल लिए ना, आपने एक कदम अचीव कर लिया। एंड वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खड़े रहोगे, बहता पानी भी खड़े पानी से ज़्यादा आई थिंक बेटर होता है। व्हेन द वाटर इज स्टैगनेंट, वहाँ पे इंसेक्ट्स, जर्म्स, सब कुछ होते हैं। जब बहता पानी होता है वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है। सो आई थिंक लेट्स ऑल बी फ्लोइंग वाटर्स, लेट्स टेक अ स्टेप टू एक्सप्लोर द जर्नी टुवर्ड्स आवर ओन सेल्व्स। Thank you so much for tonight. Signing off, Vandana Jain, graphologist and the General Secretary of our very own Srijan Foundation. Thank you so much.